Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Narain, your educator for English language. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे ये जो मेरे साथ साथ आपको कौन वेलकम कर रहा है, आपको वेलकम कर रहा है हमारे स्टेप अप अकेडमी का बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा पैंडा, जो कि बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल आप लोगों को वेलकम देता है, राइट। अब ये जो वेलकम दे रहा है ये काहे के लिए वेलकम दे रहा है? आज हमारा जो चैप्टर है हम वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? एक्चुअली चैप्टर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पोएम है जिसका नाम है अमेंडा। अमेंडा नाम थोड़ा सा अलग सा लग रहा है क्या पोएम का? पोएम का नाम अमेंडा इसलिए है क्योंकि बेसिकली जो इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, जो लड़की है जिसके ऊपर ये पोएम लिखी गई है, उस बच्ची का नाम अमेंडा है और वो तकरीबन 11-12 साल की बच्ची, मान लीजिए तकरीबन इतनी बड़ी बच्ची है। क्लास 10th की ये पोएम है आपकी और चैप्टर 4 है। वन शॉट है। वन शॉट में अगेन आपको मालूम है कि क्या करते हैं हम, हमारा मॉडस ऑपरेंडी क्या रहता है, हम बेसिकली पहले पूरी पोएम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूरी पोएम पढ़ने के बाद उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसका हम एनोटेशन समझने की कोशिश करते हैं, रेफरेंस ड्रॉ करते हैं। हम ये समझते हैं कि बेसिकली पोएट क्या बोलना चाह रहा है उन शब्दों के माध्यम से, या किस तरह की वोकैबुलरी या ग्लोसरी यूज़ की गई है, किस तरह का फ्लो है, क्या टोन है, क्या मूड है और क्या थीम है पोएम की, राइट। उसमें हम रेफरेंस निकालते हैं एनोटेशन के लिए और क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पोएटिक डिवाइसेस भी करते हैं। तो ये सब कुछ हम करने वाले हैं आज की पोएम में। पोएम या पोम जैसा कि आप दोनों ही कह सकते हैं, एज यू नो। तो हमारी पोएम का नाम है क्या? अमेंडा। नाउ पोएम किस बारे में है? अमेंडा के बारे में। अमेंडा जैसे मैंने कहा कि इसकी सेंट्रल कैरेक्टर है और एक लड़की है। अब एक पोएम पढ़ने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब आप एक पोएम पढ़ते हैं या आप डिस्कस करते हैं या आप एक पोएम को एनालिसिस करते हैं किसी पोएम का, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप तेज़ आवाज़ में पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप तेज़ आवाज़ में नहीं पढ़ेंगे तो इट बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट कि आपको उसका फ्लो या उसका जो टोन है वो आपको समझ में नहीं आएगा। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There's a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden and the freedom is sweet. Right? Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? I am Rapunzel, I have not a care. Life in the tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब यहाँ पे stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब क्या बात हो रही है यहाँ पे? अगर हम ये लाइंस पढ़ रहे हैं, अगर आपने पूरी लाइंस पढ़ी तो यहाँ पे आप पैरेलल ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे एक कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है। इन लाइंस को अगर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक जो चीज़ें जो नीचे ब्रैकेट में लिखी हुई हैं वो, और एक जो ऊपर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रेपुंज़ल की स्टोरी आ रही है। रेपुंज़ल कौन है आपको मालूम है? दैट ब्यूटीफुल गर्ल विथ लॉन्ग हेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? रेपुंज़ल, राइट। उसके बारे में और अमेंडा के बारे में आप कह सकते हैं कि अमेंडा से एक कंपैरिजन जो है वो ड्रॉ किया गया है। कैसे ड्रॉ किया गया है कि वो गरीब है, ऑफन है, बट स्टिल हर लाइफ इज क्वाइट कलरफुल एंड फ्री, वेयर एज अमेंडा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। एंड ऑफ कोर्स हर पेरेंट्स आर नॉट ओनली डिक्टेटिंग देयर टर्म्स टू हर, पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसको डोमिनेट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग द माइंड सेट और वॉट शी रियली वॉन्ट्स। मतलब जो नैगिंग वाला पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। और हमें उम्र समझ में आ रही है कि तकरीबन 11-12 साल की बच्ची होगी। क्यों 11-12 साल की बच्ची हम बोल पा रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ें उसको बोली जा रही हैं करने के लिए, राइट, उसको बोले जा रहे हैं कि भाई शूज़ ऐसे रखो और होमवर्क करो और कमरा साफ करो, ये सब चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि किसी बहुत बड़ी लड़की को नहीं कही जा सकती, राइट। अगर ये कोई लड़की अगर आप कहें 16-17 साल की तो उसको ये बातें नहीं बोली जाएंगी। और वहीं पर आप किसी छोटी बच्ची अगर 5-6 साल की हम माने तो उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये सारी काम या वो ये सारी चीज़ें करे, राइट। तो आपको एक जो
ब्रैकेट अगर हम मानते हैं, कंफर्टेबल ब्रैकेट अगर हम मानते हैं, तो तकरीबन 11, 12, 13 साल की उम्र के आसपास का ब्रैकेट इसका हमें मिलना चाहिए, राइट। अब इसमें क्या बोला गया है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, मतलब क्या कि भाई अपने जो नाखून हैं वो मत चबाओ, ठीक है। डोंट हंच योर शोल्डर्स, मतलब अपने जो शोल्डर्स हैं उनको हंच मत करो, ऐसे ढंग से बैठो, अपना जो पॉस्चर है वो सीधा रखो, स्लाउच डाउन नहीं हो, ठीक है। सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, मतलब आपको क्या करना है, आप जो ऐसे टेढ़ा आढ़ा बैठे हैं कुर्सी पे, आपको वैसे भी नहीं बैठना है। लाइक इट इज अबाउट दैट द मदर एंड फादर, प्रॉबेबली दोनों पेरेंट्स में से आप दोनों की बात कर सकते हैं या किसी एक की बात कर सकते हैं। स्लाउच करना हम किसको बोलते हैं, स्लाउच करना अगेन हम बोलते हैं जब हम ऐसे टेढ़े होके बैठते हैं, राइट। जबकि आप सीधे होके बैठना किसको बोलते हैं, जब आप बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके सीधे बैठते हैं अपनी, ऑलराइट, तो आप उसको बोलते हैं। अब उसकी हर चीज़ को बहुत ही, जैसे आप कह सकते हैं कि स्क्रूटनाइज किया जाता है, या बहुत ही बारीकी से उसकी हर चीज़ को देखा जाता है और हर चीज़ पे सवाल उठाए जाते हैं, ठीक है, ये बात देखी जाती है। इसमें आप क्या कह सकते हैं कि मतलब उनका हर चीज़ में दिक्कत है कि भाई नाखून मत चबाओ, टेढ़े मत बैठो, सीधे होके बैठो, कंधे मत उचकाओ, कुछ भी मत करो, राइट। इसमें बात क्या होती है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब यहाँ पे ये जो लाइन्स हैं कंप्लीटली एक कॉन्ट्रास्ट है। अब कॉन्ट्रास्ट कहाँ पर आया है, या तो आप कह सकते हैं कि अमेंडा जो है कहीं ना कहीं वो रुपेंजल से इन्फ्लुएंस है, या कहीं ना कहीं वो रुपेंजल जैसी लाइफ चाहती है, राइट। तो आपको यहाँ पे समझ में आता है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ उसका अगर सोल इनहेबिटेंट है, जो अकेला जो इंसान रहता है वो मैं हूँ, और वो क्या है, मरमेड है जो कि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ठीक है। मरमेड आपको मालूम है क्या होती है, दैट imaginary creature who is half fish and half woman, उसको हम कहते हैं मरमेड, हु स्टेज इन वाटर और ओशंस, राइट। उनको हम मरमेड कहते हैं, जलपरी जिसको बोलते हैं हिंदी में, राइट। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगेन अभी तक तो ये था कि भाई नाखून मत चबाओ, कंधे ऐसे मत करो, स्लाउच करके मत बैठो, सीधे बैठो। फिर बात आ जाती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म किया अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया, क्या मैंने तुमसे कहा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैं तुमसे जूते साफ़ करने को बोले थे, क्या तुमने अपने जूते साफ़ किए। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही है कि उसकी जो बात है, मतलब आपका हर स्पेयर, every sphere of her life, whether it is her personal thing, whether it is something that she ought to do, everything is being dominated by his parents, right। हर स्पेयर में उसके पेरेंट्स का से है, और हर चीज़ को उसकी क्या किया जाता है, रिमोट कंट्रोल किया जाता है, या हर चीज़ को बहुत ज़्यादा उसकी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं किया, तुमने कमरा साफ़ किया या नहीं किया, तुमने क्या किया, अपने जूते साफ़ किए या नहीं किए। और यहाँ पे भी ये बातें जो हैं वो किस तरह से कही जा रही हैं, बहुत ही अथॉरिटेटिव वे में कही जा रही हैं, समझा के या प्यार से नहीं कही जा रही, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो टोन है वो बहुत अथॉरिटेटिव टोन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, freedom is sweet. अब यहाँ पे कंपैरिजन क्या हुआ, यहाँ पे उसके पेरेंट्स जो है अमेंडा के, ऑब्वियसली वो उसको ये सब चीज़ें बोल रहे हैं करने को, ये सब चीज़ें उसके ऊपर फोर्स की जा रही हैं, राइट। या फिर आप कह सकते हैं कि वो अपनी अथॉरिटी जो है उसके पेरेंट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। Whereas the opposite lines speaks about the girl who is orphan, जो कि जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, जो कि जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जिसके पास रहने के लिए कमरा नहीं है, घर नहीं है, जो कि स्ट्रीट्स पे घूमती है, ठीक है। आई पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट, वो कहाँ पे आप कह सकते हैं नंगे पैर घूमती है, सड़क सड़क घूमती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो जो साइलेंस है वो गोल्डन है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है शायद जो अमेंडा के पास है, ना उसके पास कमरा है, ना जूते हैं, ना होमवर्क है, ना अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो अमेंडा पोसेस करती है, लेकिन फिर भी उसके पास एक फ्रीडम है जो कि स्वीट है, जो कि सब चीज़ों से बड़ी है। Now, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब क्या बोला जाता है उससे, फिर अब ये बोला जाता है कि भाई तुम वो चॉकलेट नहीं खाओगी क्योंकि तुम्हारे एक्ने देखो कितने हो रहे हैं तुम्हारे चेहरे पे, राइट। और अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो अमेंडा, ठीक है। तो अगर आप ये बात पढ़ रहे हैं अमेंडा अगर आप यहाँ पे सुन पा रहे हैं तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि उसको कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं अथॉरिटेटिव वे में उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसकी हर चीज़, व्हाट शी ईट्स, हाउ शी बिहेव्स, हाउ शी सिट्स, हाउ शी मूव्स, हाउ शी वर्क्स, हाउ शी बेसिकली जो
उसका पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी है दैट इज काइंड ऑफ शैडोड बाय हर पेरेंट्स प्रेजेंस, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आती है। और यहाँ पे अब रेपुंज़ल जो है वो अपनी बात कर रही है और वो क्या कहती है, आई एम रेपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन द टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो क्या कह रही है, वो कहती है कि आई एम रेपुंज़ल, ठीक है, और मेरे पास कोई केयर नहीं है, लाइफ जो है टावर में वो ट्रैंक्विल है और रेयर है, और मेरे पास अपने ब्राइट हेयर को मैं अपने जो उसके लंबे लंबे बाल हैं, रेपुंज़ल इज नोन फॉर हर ब्यूटिफुल लॉन्ग हेयर, राइट, एंड शी सेज दैट आई विल नेवर लेट माई हेयर डाउन, एंड व्हेन यू से लेटिंग हेयर डाउन इट इम्प्लाइज टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑल टुगेदर, ठीक है। अगर आप इसको लैंग्वेज में देखते हैं, लिटरेचर में देखते हैं तो इसके इम्प्लीकेशन और होते हैं। नाउ स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब यहाँ पे अगर आप लास्ट लाइन देखते हैं इसकी तो ये बहुत आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मे बी उसकी मदर बोल रही हैं या उसके फादर बोल रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, टोन जिस तरह की है वो समझ में आ रहा है कि शायद मदर बोल रही हैं और वो कह रही है कि हर चीज़ पे वो नैग करती हैं उसको, राइट। शी हैज़ बिन नैगिंग हर फॉर एवरीथिंग, राइट, हाउ शी ईट्स, हाउ शी सिट्स, हाउ शी bites her nail, that she has not done her homework, she has not cleaned her room, for she has not polished or kept her shoes properly. Everything, for everything she is being nagged, right? हर चीज़ के लिए उसको nag किया जा रहा है। और फाइनली आयरनी क्या है, आयरनी में उसकी मदर उसको कहती है, फादर उसको कहते हैं कि मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो, एंड वाई आर यू सल्किंग, मतलब तुम्हें सल्क क्यों करना होता है, तुम हमेशा इतनी मूडी क्यों हो, राइट। लोग अगर देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हें डांटा है या तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है या तुम्हें डांटा डपटा जाता है, राइट। सो दिस इज आयरॉनिकल बिकॉज दिस इज अ फैक्ट, राइट। अगर आपने पूरी की पूरी पोएम अगर हमने सुनी है तो हमें समझ में आता है कि हर जगह ये जो अमेंडा रिपीट किया गया है, आप पूरी पोएम में देखेंगे तो सब जगह ये अमेंडा रिपीट किया गया है, राइट। तो ये अगर आप बात करते हैं तो ये एक तरह से किस चीज़ को क्यों रिपीट किया गया है, ये पोएटिक डिवाइस इसलिए रिपीट की गई है ताकि आप एक एम्फेसिस शो कर सकें, अथॉरिटेटिव एम्फेसिस शो कर सकें, जो कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर क्या करते हैं, लादते हैं, या उसके पेरेंट्स उसके ऊपर उस तरह से बात करते हैं, राइट। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश। यहाँ पे जो अमेंडा लिखा है पोएट ने, वो बार बार क्यों लिखा है, ताकि एक तरह का एम्फेसिस वो शो कर सके कि वो कितना ज़्यादा उसके पेरेंट्स उसको डिक्टेट कर रहे हैं अपनी टर्म्स, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली वाई इट इज़ बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज द आयरनी इन द सिचुएशन when they say that you don't have to sulk and you don't really have to have a bad mood and you are always moody and people will think that we nag you, which is a fact, right। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक irony of situation create की गई है। Now अबाउट द पोएट, अगर मैं पोएट की बात करती हूँ तो ये पोएम जो है वो रॉबिन क्लेन ने लिखी है, ठीक है, जो कि जिनका जन्म जो था 28 फरवरी 1936 को हुआ साउथ वेल्स में, मतलब अगर आप बात करते हैं न्यू साउथ वेल्स। उनकी पूरी अगर लाइफ की आप बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में इनका जीवन जो था वो उन्होंने यापन किया। उसके अलावा एजुकेटेड जो थी वो न्यू कासल गर्ल्स हाई स्कूल में थी, बहुत सारी जॉब्स इन्होंने किए बिफोर शी बिकेम अ राइटर एंड एस्टैब्लिश्ड राइटर। उनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो थी वो एज ऑफ 16 में आप कह सकते हैं पब्लिश हुई। 1981 में शी वॉज अवॉर्डेड लिटरेचर बोर्ड ग्रांट फॉर राइटिंग एंड सिंस देन शी हैज़ पब्लिश्ड मोर देन 20 बुक्स। उसके बाद आप कह सकते हैं उसके बाद उनकी जब तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने लिखना छोड़ दिया था, लेकिन वो काफ़ी फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी थी उससे पहले, राइट। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स, काफ़ी सारा लिटरेचर पहले पब्लिश कर दिया था। Childhood is a time when we indulge in our fantasies and we do as we please। ये बेसिकली थीम क्या है पोएम की, अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो हम ये बात कर सकते हैं कि बचपन एक ऐसा समय होता है, चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है जब आप ये कह सकते हैं कि हम सबसे ज़्यादा बेफिक्र होते हैं ना, हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी, किसी भी तरह की कोई दुनियादारी की चिंता, कोई फ़िक्र नहीं होती, ठीक है। जब हम अपनी फैंटसीज़ में रह सकते हैं और जो हम चाहते हैं, जो हमारा मन है वो हम कर सकते हैं, मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि हमारी उड़ान की या हमारी फैंटसीज़ की या हमारी ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं होती है ना, जिसमें आप जो चाहें वो आपको मिल सकता है। और हर बच्चा डिज़र्व करता है कि उसका चाइल्डहुड बहुत हैप्पी हो और बहुत फ्रीडम हो उसको चाइल्डहुड में, ठीक है। बट एज सून एज वी रीच एडोलेसेंस वी आर एक्सपेक्टेड टू अबैंडन सच प्रैक्टिसेस एज वी डू व्हेन वी आर टोल्ड। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब आप चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में आते हैं, मतलब आप एक वो एज जब आप ना बच्चे रहते हैं और ना बड़े होते हैं, है ना, वो जो एक बीच की एज है जो कि आज की डेट में आप लोगों की एज भी है, ठीक है।
मतलब आप जो यंग अडल्ट रहते हैं या आप कह सकते हैं आप टीन एज में एंटर करते हैं, तो एक बड़ा अजीब सा टाइम होता है, क्योंकि आप बच्चे भी नहीं होते और आप बड़े भी नहीं होते। आपको कई बार आपको कहा जाता है, कोई बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि फैसले तुम लो, और कई बार कोई चीज़ होती है तो कहते हैं बच्चे हो क्या। तो ये जो बीच का स्टेज है ना, कि जब आप ना बच्चे रहते हैं ना बड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं एडोलेसेंस का फेस। और सबसे ज़्यादा अगर आप कहते हैं कि ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल भी होता है और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो हार्मोन्स जो हैं वो हमें अलग तरह से हिट कर रहे होते हैं। चीज़ें जो हो रही हैं बाहरी तौर पे अलग हो रही हैं। वी आर फेसिंग थ्रू फिजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं इस टाइम पे सबसे ज़्यादा। इस टाइम पे मेंटली इमोशनली आप सबसे ज़्यादा अलग फेज़ में होते हैं, राइट। सो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ इसको माना जाता है, और इन्हीं को फॉर्मेटिव ईयर्स भी कहा जाता है। फॉर्मेटिव ईयर्स मतलब शुरुआती दिन जो कि आपके फॉर्मेशन के दिन होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। अब अमांडा जो है बेसिकली उसी एज में आ गई है। अब आप कह सकते हैं कि उसमें वो बेफिक्री नहीं है बच्चों वाली, और अब उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियां उठाना सीखे। एडोलेसेंस में एंटर कर रही है। उसके पेरेंट्स जो हैं अब उसको बहुत ज़्यादा दे वांट हर टू बी अ परफेक्ट किड परहैप्स, राइट। उनके जो इंटेंशन है वो ख़राब नहीं है, बट उनका शायद जो तरीका है करने का वो उतना सही नहीं है फॉर दैट एज। क्योंकि एडोलेसेंस एक ऐसी एज होती है व्हेन यू नीड टू बी योरसेल्फ एंड यू नीड टू ग्रो टू बी अ पर्सन दैट यू वांट टू बी। आपको एक स्पेस की ज़रूरत होती है। बट आई थिंक उसके पेरेंट्स, बिकॉज इवन फॉर पेरेंट्स इट इज़ अ वेरी न्यू एज, राइट। उनको भी आदत नहीं होती। दे ऑल्सो आर नॉट वेरी यूज टू सीइंग किड्स बिहेव इन सर्टन मैनर। तो उन्हें भी नहीं समझ में आता हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर, राइट। तो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जो पूरी थीम है इस पोएम की वो ये है कि अ गर्ल हु इज़ एंटरिंग हर एडोलेसेंस, जो एक एडोलेसेंस की एज में है, आप कह सकते हैं 11, 12, 13, आप कह सकते हैं प्री टीन्स वाली एज में है। उसके पेरेंट्स अब उससे एक्सपेक्ट करते हैं दैट शी शुड बी वाइज इनफ to do her own things, she should take care of certain things। उससे उम्मीद की जा रही है that she should behave herself well and उसको maturely या थोड़ा सा अपनी एज के हिसाब से हैंडल करना है, राइट, चीज़ों को। whereas वो जो बच्चा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इस टाइम पे आप कह सकते हैं कि उसकी लाइफ में बहुत सारा उतार चढ़ाव वाली स्टेज आ जाती है, ठीक है। तो हमें ये बताया गया है कि ये बहुत peculiar एज है when parents want you to be grown up, still they consider you to be a kid, but they want you to take up the responsibility of a grown up in a certain way, ठीक है। और ये करने का क्या तरीका हो सकता है इसके ऊपर रोशनी डाली गई है कि यहाँ पे अब अमांडा और वो रेपुंज़ल का जो वो कॉन्ट्रास्ट है वो ये है कि कहीं ना कहीं उसको दिल में आता है दैट शी वांट्स फ्रीडम। उससे तो रेपुंज़ल की जो लाइफ है वो ऑफन है, सड़क पे घूमती है, बेयर फीट रहती है, लेकिन एटलीस्ट शी इज़ फ्री। वेयर एज अमांडा हैज़ एवरीथिंग। उसके पास पेरेंट्स हैं, घर है, रूम है, सब कुछ है, शूज़ है नए ऑफ कोर्स, बट उसके बावजूद हर लाइफ इज़ काइंड ऑफ कन्फाइंड, ठीक है। तो उसके ऊपर एक कॉन्ट्रास्ट है। अगर आप कहते हैं द पोएट शोज दिस इन अ सटल मैनर, उसको वो सटल मैनर में करता है। और वो बेसिकली जब आप बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एक्ने जब उसको बोला जाता है कि चॉकलेट्स मत खाओ अमांडा, सी द एक्ने ऑन योर फेस अमांडा, तो उसका मतलब क्या होता है, दिस एम्फसाइजेस दैट शी इज इनटू दैट ट्रांजिटरी phase when the hormones are actually kicking in, ठीक है, उसकी बात हो रही है। Now because she is no longer a child, her mother expects her to fulfill certain responsibilities such as finishing her homework on time or cleaning her room and her shoes. However, Amanda wants to postpone the process of growing up, so she withdraws into the childhood world of fantasies and fairy tales। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि उसकी मदर उससे एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई अब अपना काम जो है टाइमली करो, रूम जो है अपना साफ़ करो, अगर आपको करना है तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपना होमवर्क टाइमली फिनिश करो, ठीक है, और आपके शूज़ साफ़ करो, जगह पे रखो, चीज़ें ऐसी करो वैसी करो। लेकिन अमांडा क्या है, वो अभी भी कहीं ना कहीं विड्रॉ करना चाहती है। वो कहीं ना कहीं अभी भी चाहती है दैट उसकी बचपन जो है उसका वो उसके साथ रहे एंड शी has to be herself and do things herself। उसको वो चीज़ें लगती हैं, she doesn't want to बी दैट ग्रोन अप पर्सन, राइट। वो अभी भी कहीं ना कहीं वो जो है वो अपने चाइल्डहुड डेज में जाना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू गेट बैक टू द चाइल्डहुड डेज एंड रिटेन दैट चाइल्डहुड फैंटसीज या फेरी टेल्स की दुनिया में वो रहना चाहती है, सो शी हैज़ अ काइंड ऑफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग, द मदर वॉन्ट समथिंग एल्स एंड द चाइल्ड अमांडा वॉन्ट समथिंग एल्स। तो वो दोनों आप कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है पोएट ने यहाँ पे। As girls grow into women after puberty, they are expected to act and behave in certain way. They are expected to sit up straight, to take care of their appearance and to always be sweet and smiling. अब यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं एक जेंडर बायस भी है। The reason why Amanda
एक जो वर्ड है आप कह सकते हैं थोड़ा सा सेक्सिस्ट या जेंडर रोल भी यहाँ पे डिफाइन होता है, पोएट करती है, बिकॉज क्योंकि व्हेन अ गर्ल इज यहाँ पे जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो लड़की है, ठीक है, वो लड़का नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर से मतलब क्या है, ये जो अमांडा है इससे एक्सपेक्ट किया जाता है दैट शी शुड नॉट स्लाउच, शी शुड सिट प्रॉपर्ली, शी शुड नॉट बाइट हर नेल, शी शुड टेक केयर ऑफ हर रूम, शी शुड क्लीन हर रूम, शी शुड टेक केयर ऑफ द शूज एंड स्टफ। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, कहीं ना कहीं एक जेंडर रोल भी बीच में आ रहा है कि हो सकता है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है जो लड़के से शायद नहीं किया जाता, कि लड़कियों से यू हैव टू बिहेव सर्टन वे, यू हैव टू बी इन सर्टन वे। This is exactly what Amanda's mother wants her to do, and she is willing to scold Amanda and even take away her chocolates to make her become a woman she is expected to be, prim, proper and radiant। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि exactly यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि gender bias, a girl or a woman is expected to behave in certain way, right? आप एक societal pressure होता है कि when you are a woman, when you are a lady, you got to stand in certain way, you have to have a very proper upbringing, you have to sit properly, you have to look properly, so there is everything which is connected over here। जैसे उसकी chocolate जो है उसको कहा जाता है you don't have to eat chocolate because आपको acne हो रहा है, you don't have to slouch, you have to sit properly, straight बैठना है with your back, you don't have to hunch your shoulders, or you don't have to bite your nails। ये सारी चीज़ें भी उसको बोली जा रही हैं, which is also attributing to her physical appearance, which is very important, right? तो ये चीज़ उसकी मदर जो है वो कह रही हैं, and she wants and she is expected to be, and Amanda is expected to be prim, proper and very well dressed and very well behaved in every way, right? उसको she has to take care of her room, she has to clean her room, उसको अपना जो जूते हैं वो संभाल के रखने हैं, she has to be this proper girl who is growing up into a very elegant lady। so ये एक और इसकी थीम है। however these expectations are just a burden to Amanda as she would much rather be left alone। जबकि वो क्या फील करती है, वो obviously अपनी फेरी टेल दुनिया में है जहाँ पे उसको लगता है ये जो एक्सपेक्टेशन है उसकी मदर की या उसके पेरेंट्स की, ये उसके लिए क्या है, ये उसके लिए एक तरह का प्रेशर है या उसके ऊपर आप कह सकते हैं एक तरह का बर्डन है। एंड शी जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन, शी वांट टू बी free, she want to grow up freely and she want to be a person of her own, right? and she just want to live in the fantasy world of her own। वो अपनी fantasies की दुनिया में रहना चाहती है and she wants to stay away from the world of things जहाँ पे superficially उसको इस तरह से रहने को मजबूर किया जा रहा है। she wants to be left alone and be free from all the expectation। as a mermaid she is alone in the sea, as a mermaid she is alone in the sea, as an orphan she is alone on the street, as Rapunzel she is alone in her tower। अब यहाँ पे बात किसकी बात हो रही है, उसको कहा जा रहा है जब आप उसमें बात की जाती है जो उसमें बार बार कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है, उसमें कॉन्ट्रास्ट क्या ड्रॉ किया गया है कि एक ऑर्फन है जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसके पास चलने को कुछ नहीं है, बेयर फीट है, लेकिन स्टिल शी इज़ फ्री। Rapunzel है तो वो भी अपने टावर में है, वहाँ पे भी उसका जो टावर है वो सीरीन है, ट्रैंक्विल है। मर्मेड है तो उसमें एक एमरल्ड सी में वो अकेली है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है, वहाँ पे एक चीज़ निकल के सामने आती है जो एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया जा रहा है दैट इवन दो शी हैज़ गॉट ऑल द लग्जरीज एंड शी हैज़ गॉट एवरीथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, शी इज़ नॉट हैप्पी जस्ट बिकॉज शी इज़ सो मच फोर्स्ड टू डू सर्टन थिंग्स, राइट? उसके ऊपर एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बंदिशें हैं एंड दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट एबल टू एन्जॉय वट इज़ बीइंग गिवन टू हर। ठीक है, Amanda thinks that it is the only in her realm of her own imagination that she can be free of all the expectations and are put on young girls of her age। और वो कहीं ना कहीं सोचती है कि वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में या अपनी फैंटेसीज के दुनिया में वो फ्री रह सकती है, जैसे कि कोई भी जो लड़की है उसकी एज की जब वो फ्री रहना चाहती है या वो बच्चा उसकी उम्र का बच्चा जो फ्री रहना चाहता है वो कहाँ हो सकता है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन की या इमेजरी दुनिया में पॉसिबल है या संभव है। समरी क्या है, ऑफ कोर्स हम समरी इसकी डिस्कस कर चुके हैं, ये लिबर्टी इन लाइफ के ऊपर है। इसको आप क्या बात कर रहे हैं, एक स्मॉल गर्ल, नॉट रियली स्मॉल बट प्रोबेबली preteen girl named Amanda about liberty in life. She's instructed not to bite her nails and not to hunch her shoulders. She's instructed to sit straight and not slouch, right? She wants freedom and wishes to drift in the sea like a mermaid. The speaker asks her if she has done her homework, cleaned her room and her shoes, and most probably they are her parents. The girl wishes that she should be an orphan roaming freely in the dusty street. If at all that means कि आप सोच सकते हैं कि the level of
thing that she feels, you know, the level of suffocation she feels being suppressed down. उसको ऐसा लगता है कि उससे तो, you know, the girl who often has a better life than the life that she is living with all these luxuries being provided to her, right? The speaker forbids her to eat chocolate, but the little girl doesn't even look at the speaker because she doesn't like this type of restrictions. और तभी उसको कहा जाता है, look at me when I'm talking to you, right? She considers herself to be Rapunzel and yearns that some prince will come for the sake of her liberty and she doesn't have to let her hair down, right? अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम क्या है इस लाइन में आप समझ सकते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर, ठीक है, डोंट हच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमेंडा. इन दीज लाइन्स क्या बोला गया है? स्पीकर इज आस्किंग अमेंडा नॉट टू बाइट द नेल्स, नॉट टू बेंड द शोल्डर्स एंड स्टॉप सिटिंग इन अ लेजी वे एंड सेट अप स्ट्रेट. दैट मीन्स दैट शी इज बीइंग डायरेक्टेड टू एक्ट इन अ सर्टन वे, है ना. इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उसको बोला जा रहा है कि तुम्हें एक तरह से सही रहना है और प्रिम एंड प्रॉपर वे में रहना है. यू हैव टू ड्रेस इन अ सर्टन वे, यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टन वे, यू हैव टू सिट in a certain way. So she is being directed for everything she does, right? ये चीज़ बहुत important है. Next चीज़, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब ये अगर लाइन्स हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कहाँ से ड्रॉ किया जा रहा है? यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया जा रहा है कि ये चीज़ें अमेंडा सोच रही है, ठीक है, ये चीज़ें अमेंडा के दिमाग में आ रही है. और क्या आ रही है? एमरल्ड सी मतलब हरे रंग का, कच्छ हरे रंग का समंदर है नीचे. मरमेड कौन होती है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, राइट? और वो कहाँ पे? वो आराम से उस सी में वो अकेली है और आज़ाद है और वो इधर से उधर तक पूरा ड्रिफ्ट कर रही है सी में. इसके ऊपर बात हो रही है. Here she says that there is a calm emerald sea whose only inhabitant is me. She says that she is a mermaid, a creature with a woman's head and body and a fish's tail instead of legs, who moves freely and happily in the sea water. Mermaid हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जलपरी को बोलते हैं. इमेजरी कैरेक्टर है, राइट? उसमें आपको क्या बोला गया है कि इमेजरी कैरेक्टर है लेकिन वो मरमेड की तरह फ्री है और वो घूम रही है और वो अपने, जिसको आप कहते हैं, आराम से वो समंदर में एक जगह से दूसरी जगह जो एमरल्ड सी है उसमें वो ड्रिफ्ट कर रही है विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड. नाउ, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. In the above line, the speaker is asking Amanda if she has done her homework. उसने अपना काम किया है या नहीं, उसने अपना रूम साफ़ किया है या नहीं, उसने जूते जैसे बोले गए थे उसको as she was asked to keep her shoes, उसने वो रखे हैं या नहीं. तो ये सारी चीज़ें उससे क्वेश्चन की जा रही हैं, राइट? अब इसमें बात ये हो रही है कि अगर आप इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन शी इज़ बीइंग डायरेक्टेड टू डू द पेटी थिंग्स, द ट्रिवियल थिंग्स, और डेली डे टू डे चीज़ें जो हैं उसको बोला जा रहा है दैट यू हैव टू डू देम प्रॉपरली, राइट? उसको डायरेक्ट किया जा रहा है, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं उसके लिए भी उसको बताया जा रहा है हाउ शी हैज़ टू बिहेव, राइट? उसको क्या करना है क्या नहीं करना है. शी इज़ बीइंग टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग. मीन्स कोई भी चीज़ वो अपने डिस्क्रिप्शन पे तय नहीं कर सकती, उसको हर चीज़ के लिए डायरेक्ट किया जा रहा है. नाउ, आई एम ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट. अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे रियलाइज़ होगी कि यहाँ पे आपको रिदम समझ में आ रही है. वेयर जो पहले की जो ऊपर की लाइन्स हैं उसमें सारे जो सेंटेंसेस हैं अगर आप देख रहे हैं तो वो अमेंडा के साथ ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है? मतलब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अमेंडा के साथ ख़त्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यू आर ड्राइंग एम्फेसिस ऑन अमेंडा, राइट? वेयर एज जब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें जो हैं इनमें रिदम है. दोनों चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट जानबूझ के जो है वो प्ले आउट किया गया है, बताया गया है ताकि आपको ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में समझ में आए, ठीक है? अब इसमें जब हम बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी अमेंडा 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 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी अमेंडा अमेंडा नज़र आ रहा है आपको. वेयर एज अगर आप यहाँ बात करते हैं, नॉट टू स्टॉप, स्ट्रेट, है ना, सी मी ब्लिसफुली, यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो एक तरह का पोएटिक पैटर्न जो है, फ्लो जो है, आपको जो नीचे जो लिखी हुई लाइंस हैं जो वो इमेजिनेशन में है या फैंटेसी में है उसमें एक पोएटिक फ्लो आपको नज़र आ रहा है. वेयर एज वो पोएटिक फ्लो जो ऊपर की जो लाइंस दी हुई हैं जिसमें अमेंडा को ऑर्डर दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, वहाँ पे नहीं है, राइट? इसके अलावा
अब इसमें हम बात कर लेते हैं, these lines are spoken by Amanda. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, I'm an orphan roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet. These lines are spoken by Amanda. She says that she's an orphan who roams in the street freely, making different pattern on soft dust with her bare feet. This experience of roaming free and doing things as she like is golden and sweet for her. Like she's so suffocated and she's so suppressed in her things that she feels that इससे तो उसकी लाइफ से बेटर तो किसी ऑर्फन की लाइफ है जो कि नंगे पैर अपने जो आप डस्ट में घूम सकता है और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकता है. नाउ Don't eat the chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब यहाँ पे भी आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उससे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अमेंडा को कि आपको अपनी चॉकलेट नहीं खानी है, और करते हैं कि उसके चेहरे पे एक्ने हो रहे हैं. मीन्स शी हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हर फिजिकल अपीयरेंस एंड फिजिकल ब्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल ऑफ हर एज. और अमेंडा को ये बोला जाता है कि ऑफकोर्स अमेंडा इज़ नॉट टू हैप्पी अबाउट बीइंग इंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे, सो शी इज़ लुकिंग अवे एंड शी इज़ सल्किंग ऑफकोर्स. तो उसको बोला जा रहा है कि जब तुमसे बात की जा रही है तो ऊपर देखो. ठीक है, तो ये बात ऑल्दो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लीज बोला गया है, राइट. तो ये आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो भले ही पोलाइट है, बट जो बात जिस तरह से कही जा रही है, द टोन इज नॉट पोलाइट, इट इज वेरी इम्पोलाइट एंड इट इज वेरी वेरी, आप क्या कह सकते हैं, इट इज वेरी वेरी अथॉरिटेटिव एज आई सेड अगेन एंड अगेन, राइट. तो आपको ये नजर आ रहा है. नाउ यहाँ पे रिपेंजल की बात होती है कि अब वो अपनी रिपेंजल की बात कर रही है और वो कहती है कि आई एम रिपेंजल, आई डोंट हैव अ केयर. मतलब मैं रिपेंजल हूँ, मेरी कोई केयर नहीं है दुनिया में, मैं टावर में रहती हूँ जो कि लाइफ जो है ट्रैंक्विल है, रेयर है. आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. दीज लाइन्स किसके बारे में बोली जा रही है, ये आप कह सकते हैं अमेंडा अपने इमेजिनेशन में फील कर रही है, जहाँ पे वो अपना कंपेरिजन किससे ड्रॉ कर रही है, रिपेंजल से कर रही है. और वो क्या कहती है कि वो टावर में रहती है जहाँ पे कोई केयर नहीं है उसको दुनिया में, एंड शी इज़ लाइक लिविंग अ वेरी carefree and very very free life, peaceful and unique. She says that she will never let her bright hair let down, that she want to stay in the tower forever. और उसकी जो लाइफ है वहाँ पे बहुत ट्रैंक्विल है और बहुत बहुत अच्छी है. Now stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. In these lines, the speaker is asking Amanda to stop looking angry at once. The poet says that Amanda is so moody and sulky that anyone would think that the speaker had scolded her or nagged her, which is a fact, right? तो यहाँ पे एक आयरनी आपको समझ में आती है. यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि वो क्या कह रही है उससे कि भैया अगेन तुम्हें बहुत ज़्यादा सल करने की ज़रूरत नहीं है अमेंडा. तुम हमेशा इतनी मूडी क्यों बिहेव करती हो, और तुम जिस तरह से घूम रही हो, रह रही हो, लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें नैग कर रही हूँ, राइट. तो ये चीज़ें निकल के आती हैं. और ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि बहुत आयरॉनिकल है. आयरॉनिकल क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब कुछ चीज़ें उसके साथ हो रही हैं. शी इज़ बीइंग स्कोल्डेड, शी इज़ बीइंग नैग्ड, और ये बोला जा रहा है कि भाई आपको ऐसे बिहेव भी नहीं करना है. यू डोंट रियली हैव टू गिव रिएक्शन टू इट. आपको ये बताना भी नहीं है. लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें डांटा गया है या तुम्हें नैग किया गया है. ठीक है. इन दीज लाइन द स्पीकर इज आस्किंग अमेंडा टू स्टॉप लुकिंग एंग्री एट वंस. द पोएट सेज दैट अमेंडा इज मूडी एंड sulky and that anyone would speak that the speaker has scolded her or nagged her, which is a fact. And again as I told you कि यही वाली बात हो रही है कि यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये अगर आप फोटो देख रहे हैं तो आपको लग रहा है, राइट. See the mother, how she is authoritatively shouting or dictating her terms to her kid, and if the kid is सिटिंग इन अ वेरी लोवर्ड मूड या उसका मूड ख़राब है, वो सल कर रहा है, तो ब्लेम भी उसी पर डाला जा रहा है कि तुम अपना मूड जो है ख़राब करती हो और तुम सल करती हो. और कोई भी ऐसा सोचेगा कि तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्या हो गया है, कौन सी आसमान टूट पड़ा है, ये किसने डांट दिया, डपट दिया, तुमको क्या कर दिया किसी ने तुम्हारे साथ जो तुम ऐसे बैठी हो, राइट. तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है. नाउ पोएटिक डिवाइसेस क्या है यहाँ पे. पोएटिक डिवाइसेस मेटाफर. मेटाफर क्या होता है ये आप जानते हैं. जब मैं किसी को बोलती हूँ that she is as beautiful as Rapunzel, तो वो क्या हुआ, हमने कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया. यहाँ पे हमने क्या किया, हमने किसी को कहा कि वो Rapunzel जितनी सुंदर है, तो यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे हमने सिमिली की. और अगर मैंने कहा she is Rapunzel तो मैंने क्या कहा, मेटाफर. ठीक है. अगर हमने किसी को सीधे सीधे उसी चीज़ से संबोधित कर दिया तो हम उसमें मेटाफर बोलते हैं. नाउ दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन द कवर्ड कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज. एंड दिस पोएम अगर हम बात करते हैं, पोएट ने यूज़ किया है मेटाफर इन दी सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ स्टैंजा, जब हम अमेंडा कंपेयर करती है किससे, अपनी लाइफ को मरमेड से, ऑफन से, और लास्ट में रुपंजल से. नाउ अल्यूजन क्या होता है.
In this poem, this is a mythological illusion that the illusion is a mermaid. Amanda imagines herself to be a mermaid. Mermaid क्या होता है? Mythological creation है, ठीक है, जिसकी body है और head है women का and tail है fish का instead of legs. तो आपको एक तरह से illusion जो है वो भी यहाँ पे use किया जा रहा है जब वो अपने आप को refer करती है किसके through, किसके जैसे, mermaid के जैसे. Alliteration क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा है कि poetic device है, कब use की जाती है? जब lines of poem repeat की जाती हैं, उसमें sound, एक कंसोनेंट साउंड जो है बार बार रिपीट होता है. स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यहाँ पे साउंड एस जो है बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है. तो हमें लिटरेशन समझ में आ रहा है. लाइफ इन द टावर्स ट्रैंक्विल एंड रेयर. द टी, आपको अगर आप समझ में आ रहा है ना, टी और ट्रैंक्विल अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, राइट. तो आप इसको क्या बोलेंगे? इसको आप एलिटरेशन बोलेंगे, जहाँ पे एक कंसोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि repetition of a consonant sound is known as alliteration. Now, question and answers पे आ जाते हैं हम. How do you think, how old do you think Amanda is? How do you know this? अगर हम बात करते हैं आपको कैसे पता कि अमेंडा कितनी बड़ी है या उसकी क्या उम्र है? एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने कहा, अमेंडा मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो टीनेजर है या फिर प्री टीन्स में है, आप कह सकते हैं 12-13 साल की होगी, क्योंकि उसके एक्ने है उसके फेस पे. तो दिस इज़ अ एज व्हेन द गर्ल्स एक्चुअली गो थ्रू दैट हार्मोनल फेज एंड दे डेवलप दीज एक्नेज एंड व्हेन यू हिट द प्यूबर्टी एज, उस तरह से आप कह सकते हैं. और ऑल्सो अगर आप कह सकते हैं कि ये वो टाइम होता है जब आपको एक्सपेक्ट किया जाता है व्हेन यू आर ट्रीटेड लाइक एन एल्डर पर्सन बट यू आर नॉट एज ग्रोन अप येट, ठीक है. तो आपको आपके पेरेंट्स डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बड़ों जैसी समझदारी भी होनी चाहिए, लेकिन आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप में, आप बड़ों के उनकी जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट भी कीजिए, उस पर रिवोल्ट बैक ना करें, ठीक है. सो प्रॉबेबली इन सब चीज़ों से हमें समझ में आता है कि वो 12-13 साल की लड़की होगी. Now, who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? Do you think the speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? अब यहाँ पे बात क्या हो रही है? अब यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टैंजा 2, 4 और 6 में स्पीकर जो है यहाँ पे अमेंडा है. मतलब जो फर्स्ट था अमेंडा 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 जहाँ आ रही है उसकी बात नहीं हो रही, जो उसके नीचे जहाँ पे मरमेड की बात हुई है वहाँ पे बात हो रही है, या फिर जहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मरमेड की बात होती है, या फिर ऑफन की या रुपंजल की, उसमें हम बात कर रहे हैं. वो आपके स्टैंजास हैं कौन से? 2, 4 और 6. और यहाँ पे स्पीकर जो है वो अमेंडा है, ठीक है. अमेंडा जो है एक तरह से कंपेरिजन ड्रॉ कर रही है. स्टैंजा 2 में अमेंडा इज अ फॉर्म ऑफ मरमेड, स्टैंजा 4 में she is in the form of orphan, and stanza 6 में she is in the form of fairy. She does not listen to speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7 as she is daydreaming girl. मतलब वो अपनी फैंटेसी की, अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई है. daydreaming मतलब सपनों की दुनिया, आप जो दिन में सपने देखते हैं उसको हम कहते हैं, राइट. अपनी फैंटेसी की दुनिया में खोए हुए होने को हम कहते हैं daydreaming. Is Amanda an orphan? Why does she say so? Amanda orphan नहीं है. Amanda is not an orphan wandering in the street. It is clear that in stanza 4 she says so because she wants to have freedom, which perhaps is not what she gets being at home with her parents, right? But she does not have to be a parental child. वो इतनी ज़्यादा परेशान है with the kind of restrictions being imposed upon her. She is so frustrated with those kind of things which she is being said to do and the way she is asked to behave, कि उस वजह से उसको लगता है कि इससे तो orphan की लाइफ जो है वो मेरी लाइफ से बेटर है. Do you know the story of Rapunzel? Why does she wants to be Rapunzel? क्या आपको Rapunzel की स्टोरी मालूम है? और वो अगर Rapunzel क्यों बनना चाहती है? फेरी टेल है. Rapunzel of course we know कि फेरी टेल है, ठीक है. She is a beautiful girl with long hair. She is imprisoned in the tall tower by the witch. In the story, a handsome prince comes and is able to climb up the top of the tower to meet her. He calls out to her, Rapunzel, Rapunzel, let down your long hair. Amanda wants to be Rapunzel because she will have long hair and a prince will come to rescue her from her dull life. अब उसको क्या लगता है कि मेरी जो लाइफ है टावर में वो इस लाइफ से, रिपंजल की जो लाइफ है उससे भी बेकार है. मतलब जो रिपंजल की लाइफ है एटलीस्ट दैट वाज रेयर एंड ट्रैंक्विल. माय लाइफ इज सो ट्राइट एंड डल एंड शी जस्ट वांट टू बी रिपंजल बिकॉज शी वांट्स टू हैव दैट लॉन्ग हेयर एंड शी वांट्स टू like get free of the bound that is put on her, right? So that is why she wants to be Rapunzel. What does the girl yearn for? What does
दिस पोएम टेल्स यू अबाउट अमांडा। अमांडा के बारे में आपको क्या बताते हैं? द गर्ल yearns फॉर फ्रीडम, ठीक है, उसको आज़ादी चाहिए, एंड शी वॉन्ट्स टू बी हर सेल्फ, शी वॉन्ट्स टू ग्रो इन टू द पर्सन शी वॉन्ट्स टू बी, एंड शी वॉन्ट्स टू लीड हर लाइफ द वे शी लाइक्स. Perhaps she does not get freedom in her house, that is why in her daydream she imagines to be free and charming and free of all the things that is being said or done to her. ठीक है? Is the purpose of someone constantly giving instruction to Amanda being fulfilled? Explain. अब क्या पर्पस है भाई, क्यों उसको बोला जा रहा है? आपको क्या लगता है कि उसको बंधक बना के रखा गया है, उसको किसी का कहीं पे बंद कर दिया गया है, जेल में बंद कर दिया गया है, क्या इस तरह की कोई फीलिंग है? तो परहैप्स ऐसा नहीं है. Amanda sulks and become moody when her mother gives her too many instruction. She does not listen to her mother and does not care to follow them, but she can't dare to ignore them either, so she sulks. ठीक है, अब क्या बात हो रही है कि नहीं, उसको कहीं बंधक बना के नहीं रखा गया है. इनफैक्ट उसके पेरेंट्स भी शायद गलत नहीं है, दे जस्ट वांट हर टू बी अ नाइस स्वीट गर्ल हु इज वेरी ओबीडियंट एंड डज ऑल दैट दे रियली वांट हर टू डू और एक्सपेक्ट हर टू डू, राइट. ये वाली बात हो रही है. और उसको क्या कहा गया है, उनसे क्या कहती है कि आप इग्नोर भी नहीं कर सकती उसको, राइट. वो हर चीज़ मानना भी नहीं चाहती लेकिन वो सबको इग्नोर भी नहीं कर सकती. तो वो क्या करती है, वो मूडी सी हो गई है, सल्क करती रहती है. ठीक है. पेरेंट्स इन द एंडेवर टू मेक देयर चिल्ड्रन वेल बिहेव्ड गिव देम टू मेनी इंस्ट्रक्शंस. ये चीज़ हमें किसने बताई है? पोएट ने बताने की कोशिश यहाँ पे की है. हु इज मरमेड इन अमांडा? What does she wish to do? मरमेड कौन है भाई? एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसके बारे में अमांडा सोचती है. मरमेड क्या है? अमांडा herself as imagined by Amanda. She wishes to drift blissfully on the dreamy emerald sea without anyone else to accompany her or tell her how she has to behave, right? वो अकेली inhabited रहना चाहती है एक आइलैंड में और अकेले वो emerald sea में ड्रिफ्ट करना चाहती है. So this is her imagination that she wants to be left all alone and she be left on her own. This is very important. Now, why does she dream to be an orphan? Again, अगर ये बात आती है तो आप क्या बोलेंगे इसको? She thinks orphan leads a carefree life where there is nobody to care about them and that she says is a good thing in a way, right? अब इसमें आप कह सकते हैं they can wander in the street and make patterns in the dust with their bare feet. ये चीज़ें उसको अल्योर करती हैं. क्यों अल्योर कर रही हैं उसको? क्योंकि उसको मालूम है कि ये चीज़ें वो नहीं कर सकती बिकॉज उसके ऊपर इतनी फ्रीडम नहीं है. उसको तो ये भी फ्रीडम नहीं है कि जैसा बैठना चाहे वैसे बैठ सकती है या चॉकलेट खाना चाहे तो खा सकती है, राइट. उसको ना होमवर्क करना पड़ता है, ना उनको अपने जूते जमाने पड़ते हैं, ना उनको अपना कमरा साफ करना पड़ता है. एंड दे लीड अ वेरी हैप्पी केयर फ्री लाइफ and this is why she really yearns to have a life of an orphan. मतलब वो इतना, that is the maximum degree of her frustration with the kind of life she is leading right now. What is the central idea of the poem? Central idea बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है. ठीक है. सेंट्रल आइडिया पोएम का ये है, अगर आप बात करते हैं चिल्ड्रन लव फ्रीडम, दे डू नॉट वांट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्टिविटी. सेकेंडली आप ये कह सकते हैं द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ दे ओन, उनकी अपनी एक सपनों की दुनिया होती है जिसमें वो जीते हैं. दे लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द ड्रीम वर्ल्ड बट द एल्डर्स आर ऑलवेज डिस्ट्रॉइंग द ड्रीम वर्ल्ड बाय ऑर्डरिंग देम अराउंड. एंड ऑल्सो इसका एक सेंट्रल आइडिया ये भी है दैट पेरेंट्स शुड हैव द लिमिट of how to, like आपको मालूम है ओवर पावर नहीं करना चाहिए. पेरेंट्स शुड नॉट ओवर पावर the kids, their understanding or their personality. They should give them space and they should only try to restrict them or discipline them in a happy, subtle way, not in a very aggressive or not to an extent जहाँ पर वो rebellious हो जाएं. So this is also a very powerful central idea of the poem. ठीक है. Is Amanda's attitude a typical teenage behavior? What is the lesson for parents from this poem? क्या Amanda का attitude जो है typical teenage behavior है और अगर है तो उससे parents क्या सीख सकते हैं? Now, Amanda's attitude is typical of a teenager. Teenagers can be rebellious and apparently hot-headed with a highly independent perspective. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ? ऐसे circumstances में अगर आप parents को ये सीखना है that if you're yelling at them or nagging at them as done in the poem, this will make the situation even worse, right? तो उनको लगेगा कि हम यहाँ से भाग जाएं या we need to get rid of the thing, right? So what they do is forcing decisions on them only make them more detached, as we see in Amanda's case. मतलब अगर हम उनको
ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स करेंगे, प्रेशराइज करेंगे तो उनको लगेगा कि हम यहाँ से निकल के छूट के भाग जाएं, राइट? जैसे हमने अमेंडा के केस में देखा, where she wishes to be a love mermaid, orphan or even Rapunzel, but the worst is that she want to be an orphan, right? ये आप extreme मान सकते हैं उसका, that how suffocated she feels being there, all right? She doesn't want to listen to anyone and be left on her own. This is very important. Bringing up teenagers can be both a challenge and fun. How far do you agree? Express your views with reference to Amanda's life. अब कहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप teenagers को बात करते हैं, bringing up teenager is truly challenging, right? अब इसमें बात की जा सकती है एंड फन. टीनेजर्स कैन बी रिबेलियस एंड अपेरेंटली हॉट हेडेड विथ हाईली इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव. मतलब उनके जो पर्सपेक्टिव हैं वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. ऐसी सर्कमस्टांसेस में येलिंग एट देम एंड नैगिंग देम एंड डन इन द पोएम विद अमेंडा विल ओनली मेक थिंग्स वर्स. फोर्सिंग डिसीजन ऑन देम कैन मेक देम मोर डिटैच्ड एज वी सी इन अमेंडास केस. ये बिल्कुल वैसा का वैसा जो हमने पहले किया है, आप पूरा का पूरा वही आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, आप उसमें अपने पर्सपेक्टिव और अपना एटीट्यूड भी ऐड कर सकते हैं जो चीज़ें आपको लगती हैं. ऑफ कोर्स ये चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा बेटर फील कर सकते हैं बिकॉज अभी आप उस एज ग्रुप में ऑलरेडी हैं, राइट? वेयर शी विशेस टू बी अलोन, मरमेड एंड ऑफन एंड नीडेड. समटाइम्स वन नीड टू जस्ट चिल विथ वंस किड्स. मतलब ये जो है ये बिल्कुल आपकी लैंग्वेज लिखी है, मैंने इसको ऐसा लिख सकते हो कि भाई कई बार आपको थोड़ा सा उनको स्पेस देना पड़ता है एंड यू गॉट टू बी दैट चिल्ड आउट पेरेंट्स विथ किड्स इफ यू वांट देम टू रियली अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सेइंग सर्टेन थिंग्स टू देम, राइट? आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, नैग नहीं कर सकते, उनकी जान पे उनके सर पे नहीं आ सकते. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब हम आ जाते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स पे. एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि जो चीज़ें हमने डायरेक्टली पोएम से उठाई हैं या पोएम से ली हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड, राइट? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, व्हाट इज अमेंडा डूइंग टू हर नेल्स, व्हाट डज शी डू टू हर शोल्डर्स. अब बात यहाँ पे क्या हो रही है कि वो किस तरह अमेंडा जो है किस तरह से बैठी हुई है, किस तरह से स्लाउच कर रही है, किस तरह से वो नेल बाइट कर रही है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है एक तरह से उसकी मदर जो है उस पर क्वेश्चन उठाती हैं, राइट? नाउ द थिंग इज कि हमें ये पता चल रहा है दैट अमेंडा इज बीइंग डायरेक्टेड फॉर एवरीथिंग शी डज, और उसको किस तरह से बिहेव करना है, कितना प्रिम एंड प्रॉपर वे में रहना है, ये सब कुछ उसे बताया जा रहा है, ठीक है? मीन्स उसकी एक एक फिजिकल एक्टिविटी पे नजर रखी जा रही है एंड शी इज बीइंग सेड एंड टोल्ड कि उसको क्या चीज़ कैसे करनी है. नाउ व्हाट इज अमेंडा डूइंग टू हर नेल्स, व्हाट डज शी डू टू हर शोल्डर्स. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो अमेंडा इज बेसिकली बाइटिंग हर नेल्स, राइट? एंड शी इज बेसिकली स्लाउचिंग हर शोल्डर्स and hunching her shoulders, और इसके ऊपर हमसे बताया गया है and this basically means that she is not sitting in a proper way and that is why her mother is raising question or raising problem or raising concern on this thing, ठीक है? कि वो lady like behave नहीं कर रही है and this is what she is expected to become. Now what is her sitting posture? How should Amanda sit? Basically उसका sitting posture जो है वो slouching position है, लेकिन उसको कैसा बैठना चाहिए? उसको straight होके बैठना चाहिए. Now, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? इसका क्या मतलब है? ये लाइन आपको कब समझ में आती है? जब उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी है और तुम्हारे चेहरे पे जो एक्ने हो रहे हैं, just watch out for those acne so that you know तुम्हें जो प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो. Alright, now अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे हमें समझ में आता है कि अमेंडा की जो एज है वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं एक टीनेजर है, जिसके चेहरे में ऑब्वियसली क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, सो एक्ने इज जस्ट यू नो जस्ट पॉपिंग अप, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, रैशेज एंड जिट्स जो है उसकी स्किन पे आ रहे हैं. एंड उसकी मदर बोलते हैं दैट यू नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू ईट एंड यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल ऑफ द चॉकलेट्स एंड स्टफ दैट यू कंज्यूम, ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको ना हो. नाउ व्हाट डज द स्पीकर टेल अमेंडा अबाउट चॉकलेट? व्हाई शुड शी नॉट ईट चॉकलेट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर? अब इसमें बात ये होती है, द स्पीकर टेल्स अमेंडा नॉट टू ईट चॉकलेट, शी शुड नॉट ईट चॉकलेट एज इट कॉजेज एक्ने. और इसका रीजन क्या है? बिकॉज शी इज अगेन बीइंग डायरेक्टेड ऑफ हाउ she should behave and what she should eat so that उसका physical appearance जो है वो खराब ना हो. So this could also mean that. Now, what does the speaker want Amanda to do when he is talking to her? Was Amanda listening to the speaker? अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे obviously जब इतना ज़्यादा डायरेक्ट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा
एक बच्चे को बताया जा रहा है कि तुम ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये खाओ, ये मत करो, तो ऑब्वियसली वो बच्चा जो है सल्क कर रहा है ना, इट इज द किड इज गेटिंग इरिटेटेड, वो इरिटेट हो रहा है और वो क्या कर रहा है, वो फाइनली वो ऑब्वियसली शी इज नॉट पेइंग मच हीड टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, राइट। वो कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, उसका बिल्कुल दिल नहीं है, एंड दैट इज वाई नाउ मदर इज सेइंग कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो, लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू नरेट ओवर हियर। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, now the speaker wants Amanda should look at him or her, ठीक है, when he is addressing, when he or she is addressing her. No, Amanda was not listening to the speaker. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Whom does the speaker ask to stop sulking? Did Amanda really sulk? अब क्या बात हो रही है कि लास्ट की लाइंस हैं और उसमें ये समझ में आता है, बहुत आयरनी है सिचुएशन में कि वो कहते हैं कि तुम इतना सल्क क्यों कर रही हो, तुम इतना मूडी क्यों हो, लाइक कोई देखेगा तो सोचेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ या मैं तुम्हें नैग कर रही हूँ या मैं तुम्हारे पीछे पड़ रही हूँ कोई काम करने के लिए, राइट। सो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज एक्चुअली पूरी की पूरी पोएम ही उस बारे में है कि किस तरह एमेंडा को नैग किया जाता है और किस तरह उसको हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए टोका जाता है और बोला जाता है दैट यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, यू डोंट हैव टू बिहेव लाइक दैट। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं, राइट। हुम डज द स्पीकर आस्क टू स्टॉप सल्किंग, डिड अमेंडा रियली सल्क। अब इसमें जब हम बात करते हैं, द स्पीकर आस्क अमेंडा टू स्टॉप सल्किंग, अमेंडा डिड नॉट सल्क बट शी हैड सम बैड हैबिट लाइक नेल बाइटिंग एंड स्टफ, ठीक है। अब वो बेसिकली सल्क नहीं कर रही है, लेकिन शी इज़ नॉट रियली, शी इज़ जस्ट अपसेट एंड डज नॉट लाइक द आइडिया कि 24 घंटे को इसके पीछे पड़ा हुआ है, राइट। सो दिस कुड बी द आंसर टू इस। व्हाट डज द स्पीकर फियर पीपल विल थिंक अबाउट हर, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज अमेंडा। अब स्पीकर को क्या लगता है कि लोग बोलेंगे कि बहुत ही ज़्यादा नैगिंग टाइप के पेरेंट्स हैं, राइट। दिस इज व्हाट शी feels. The speaker fears that people will think she nags Amanda. Amanda was a freedom-loving and moody girl. Moody girl, as it is being moody girl according to the speaker. Got it? ओके, सो ऑन दिस नोट फाइनली वी हैव कम टू एन एंड। हमने अमेंडा जो पोएम है वो पूरी पढ़ ली है, हमने पूरा एनालिसिस उसका कर लिया है, हमने जो पोएटिक डिवाइसेस थी हमने वो भी यूज़ कर लिए हैं। वी हैव यूज्ड एवरीथिंग विच नीडेड टू बी कवर्ड। अगर आपको लगता है क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ लगती है जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ इन्फेरेंस या आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी था जो आप समझना चाह रहे थे या यू हैड अ कन्फ्यूजन, तो आप मुझे बिल्कुल लिख सकते हैं एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद इट, राइट। स्टेप अप अकेडमी आपको एनरोल करना है ताकि जो भी आपकी पढ़ाई है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी पढ़ाई है, वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर सब कुछ आपको कवर हो जाए, सब कुछ अच्छे से बढ़िया से हो जाए यहाँ पे, ऑलराइट। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो एक और चीज़ निकल के सामने आती है कि यहाँ पे हमारी CUET और आप बात कर सकते हैं जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट है, JEE है, सबकी तैयारियाँ हमारे यहाँ होती हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली अब आपको मालूम है कि आप हमें एक बार एनरोल कर लेंगे तो जितना हमारा मटीरियल है वो सब आपको मिल जाएगा और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। On this note, I am signing off, and here is a happy panda saying thank you very much.